हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कंटिन्यूअसली लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2024 के लिए क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। आप सभी लोग लगातार क्लासेस को देख रहे होंगे। इससे पहले की 5 क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर कंप्लीटली अवेलेबल है, तो आप लोग जाकर के कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख करके अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। आज की क्लास के अंतर्गत अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी टॉपिक के अंतर्गत जो अपना एक सब टॉपिक यानी विद्युत क्षेत्र चल रहा है, उस विद्युत क्षेत्र से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ताकि हमें है जो ये पता चले कि विद्युत क्षेत्र के जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे आएंगे और हमें कैसे सॉल्व करने हैं। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने कल होमवर्क में दिया था। मुझे उम्मीद है कि आप विद्यार्थियों ने उसे सॉल्व किया होगा और कई विद्यार्थियों ने उसका आंसर कमेंट करा। वो मुझे बहुत जो है खुशी दिया, उससे बहुत मुझे जो है एक ज्यादा मतलब मोटिवेशन भी मिला, और आप ये कह सकते हैं कि उससे जो है मुझे एक रियली लगा कि हाँ, बच्चे जो है रियली पढ़ रहे हैं और उनको मेरी जरूरत है। क्योंकि हम क्लासेस यूट्यूब पर चला सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलाते हैं लगातार। हमने एलडीसी के लिए भी क्लासेस दी, लेवचंड के लिए 2021 में पूरा बैच करवाया था फ्री। लेकिन जब हमें ये लगने लग जाता है ना कि यार बच्चा अपने द्वारा दिए गए कंटेंट की कद्र नहीं कर रहा, तो मजा नहीं आता है। तो आप सभी लोग उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। कुछ ने देखा, कुछ ने नहीं देखा है। जिन्होंने आंसर दिया वेल एंड गुड, बहुत शानदार, आप जो है ऐसे ही पढ़ाई करते रहे। जिन्होंने देखा था लेकिन आंसर नहीं दिया, तो आप ट्राई करें कि आंसर देवे। और जिसने उस होमवर्क वाले क्वेश्चन तक वीडियो ही नहीं देखा, तो आप पहले कोशिश करें कि वीडियो पूरा देखें। हम इतने लॉन्ग वीडियो तो बना ही नहीं रहे, 2-2 3-3 घंटे की, कि आप देख ही नहीं सकते साथ में। हम साइंटिफिक तरीके से सोच समझ करके ही 30 से 35 मिनट का वीडियो ही बना रहे हैं। उसका रीजन ही ये है कि विद्यार्थी अगर चाहे तो एक ही साथ एक लगातार वीडियो को पूरा कर सकता है। 35 मिनट से ज्यादा जब लंबा वीडियो होता है, तब तो वो मतलब जो है डिमोटिवेट होना, या कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन पावर भी वीक हो जाती है। लेकिन 35 मिनट 40 मिनट तो आप कम से कम एक साथ बैठ करके पढ़िए। अगर इतना भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपका चयन होगा? क्योंकि इसी के लिए जो है 2 लाइनें मैं आपके सामने कहना चाहूंगा कि किसी ने पूछा चिड़िया से कि आसियाना कैसे बना, कि आसियाना कैसे बना। चिड़िया ने कहा चिड़िया ने कहा, यूं ही नहीं मिली है मंजिल, यूं ही नहीं मिली है मंजिल। मंजिल को पाने के लिए, आसियाने को बनाने के लिए तिनका तिनका बार बार उड़ान भर के उठाना पड़ता है। बार बार उड़ान भर के तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आप लोगों को भी लगातार कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ाई करते रहना होगा। धीरे धीरे सभी टॉपिकों को सीखते रहना होगा, तब आपको सफलता मिलेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं जो है 2-4 महीने 5 महीने की मेहनत करके सफलता प्राप्त कर लूंगा, तो दोस्त वो अब समय गया। वो समय हुआ करता था कभी कि 2015-16 वाली वैकेंसी में, जब 40% का रूल नहीं था, फिर 18 तक भी जो है एक पेपर ओवरऑल 40% लाने होते थे। आज तो ये कंडीशन है कि अगर 2 पेपर है किसी एग्जाम में, तो दोनों में 40-40% इंडिविजुअल लाओ, फिर दोनों के मिला करके 40% लाओ। तो अब कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, अब 5 गोले आने लग गए। तो कंपटीशन बढ़ रहा है, तो अपने को भी उस कंपटीशन के लेवल का बनाना होगा, तब आपको सफलता मिलेगी। वरना अब जो है आप ये सोचो कि हम जो है केवल 2 महीने 3 महीने पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं, भूल जाओ, कभी नहीं होगा। अपने घर वालों को पागल बनाना बंद करो और जो है इस फील्ड से बाहर चले जाओ। अगर नौकरी नहीं चाहिए है तो, या इतनी मेहनत नहीं कर सकते तो। अगर मेहनत कर सकते हो, मैराथन दौड़ को लगातार दौड़ सकते हो मैराथन दौड़ की तरह, या उसको जीतने का जज्बा रखते हो कि मैं मैराथन भी जीत सकता हूं, तभी जो है अब आगे आप तैयारी करें, अन्यथा नहीं करें। ये कान खोल के सुन लो। मैं बिल्कुल भी व्यूज के लिए आपको ये नहीं कहूंगा कि आपके जो है आप तैयारी करो, हो जाएगा सिलेक्शन, यूं ही हो जाता है, नहीं होता है मेरे मित्रों। मैंने करा है अपना सिलेक्शन, इसलिए पता है कि क्या दर्द होता है, कितना पसीना बहाना पड़ता है, कितनी हालत खराब हो जाती है, कितने टेस्ट दिए थे तब जाते एक सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, चलिए बात करता हूं मैं पहले कल के होमवर्क वाले क्वेश्चन की। तो ये जो क्वेश्चन है आपको कल दिया गया था, और इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन
समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिए गए हैं, ठीक है, तो उनके त्वरणों का अनुपात क्या होगा? त्वरण का मतलब होता है आपके एक्सेलरेशन। क्या होता है? एक्सेलरेशन, ठीक है। त्वरण का मतलब होता है एक्सेलरेशन। अब जो आपके सिलेबस में दे रखा है ना कि 10वीं तक की विज्ञान भी पूछी जाएगी, उसका कारण है ये क्वेश्चन। कैसे? देखिएगा, बल बराबर जो है एक फॉर्मूला आता है m इंटू ए। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब बल बराबर द्रव्यमान गुना जो त्वरण होता है, यह बात आपको गुरुत्वाकर्षण टॉपिक के अंदर पढ़ा दी जाती है, या न्यूटन के गति का जो द्वितीय नियम है वह यही है, F बराबर ma। लेकिन अगर आप लैब असिस्टेंट के फिजिक्स के सिलेबस को देखेंगे तो वहां कहीं पर भी न्यूटन के गति के नियम नहीं है। लेकिन जब ये क्वेश्चन आया तो कैसे आया फिर है? तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। इसलिए RSMSSB बोर्ड ने क्या किया कि इन्होंने पहले ही सोच लिया कि भाई विज्ञान हो सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें छोटी क्लास के कॉन्सेप्ट को यूज किया जा सकता है बड़े क्वेश्चन बनाने के लिए। जैसे कि ये देखो, अब टॉपिक विद्युत क्षेत्र का है लेकिन कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है F बराबर ma का, तो विद्यार्थी ऑब्जेक्शन कर सकता है ना, सीधी सी बात है, ऑब्जेक्शन तो करेगा अगर सिलेबस में नहीं है। तो इन्होंने इसलिए 2021 की भर्ती में ये लाइन ऐड करी है कि 10वीं तक का विज्ञान का क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। ये चीज मैं 2021 के वीडियो में भी बता चुका हूं, अभी भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो अब ये फॉर्मूला यूज करके अपन आंसर निकालेंगे इसका। कैसे? एफ बराबर एक तो होता है ma, और एक हम जानते हैं कि E बराबर होता है F अपॉन Q। तो यहां से अपन कहेंगे कि F बराबर होता है QE। तो दो रिलेशन आ गए, एक आ गया F बराबर QE और एक आ गया F बराबर ma। F बराबर ma, F बराबर QE, दो संबंध है अपने पास। इन दोनों संबंधों को अपन बल ही तो कह रहे हैं, तो मैं करूंगा QE बराबर ma, क्योंकि F बराबर ही ma है और F बराबर ही QE है, तो अल्टीमेटली F F ही है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें पूछा है त्वरण के बारे में, तो QE अपॉन m बराबर a। तो त्वरण बराबर क्या आ गया? त्वरण के बराबर आ गया आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र डिवाइड या भाग द्रव्यमान। क्लियर? अब बात करते हैं द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के और यहां पर आवेश। तो आपको पता होगा कि जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का, वो बराबर होता है यानी QE, क्या? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बराबर होता है चार्ज ऑन प्रोटॉन के। ठीक है, P प्लस यानी प्रोटॉन। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बराबर होता है चार्ज ऑन प्रोटॉन, और ये दोनों बराबर होकर के आ जाते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। केवल और केवल प्रोटॉन के लिए होता है ये प्लस, इलेक्ट्रॉन के लिए ये हो जाता है माइनस। बस इतना ही फर्क है। लेकिन यहां पर जो है हमें इसके साइन से कोई मतलब नहीं है, यानी ये पॉजिटिव है नेगेटिव है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो Q की वैल्यू अपने पास में समान ही आ रही है। अब बात करते हैं m ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर? ये दो अलग अलग होंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो समान दे ही रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। अब हमें क्या करना है? बस इस फॉर्मूले से देखो, एक्सेलरेशन पहले लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण जो होगा AE होगा, वो क्या आ जाएगा? QE इंटू कैपिटल E डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब मैं त्वरण निकालूंगा प्रोटॉन का, तो क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉरी चार्ज ऑन प्रोटॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन MP। ठीक है, अब AE और AP आ चुका है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे दे, और ये सॉल्व एक ही पेज में होता है ना।
1 मिनट। अच्छा, चलो। तो अब देखिए, अपने पास में एई और एपी यानी इलेक्ट्रॉन का त्वरण और प्रोटॉन का त्वरण आ चुका है। इन दोनों का अनुपात पूछा था, तो दोनों का अनुपात। अब देखो, पहले क्या दे रखा है? इलेक्ट्रॉन, फिर क्या दे रखा है? प्रोटॉन। यानी ऊपर आएगा इलेक्ट्रॉन का प्रो जो है त्वरण, और नीचे आएगा प्रोटॉन का त्वरण। बराबर हो जाएगा क्या? तो देखो, क्यू ई, मैं अब जो है देखो, दोनों का आवेश बराबर है इसलिए क्यू ही लिख रहा हूं। बार बार क्यू ई और क्यू पी नहीं लिख रहा हूं, क्यू ई केवल। तो ये हो गया क्यू ई अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय क्यू ई अपॉन में मास ऑफ प्रोटॉन। जैसे ही ये लिखा, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये क्यू ई कट जाएगा क्योंकि सेम सेम था। ठीक है। तो अब अपने पास में क्या आ जाएगा? ये आ गया अपने पास में त्वरण ऑफ इलेक्ट्रॉन और त्वरण ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, त्वरण किसका? इलेक्ट्रॉन का बटे प्रोटॉन का त्वरण। ये एम पी ऊपर चला जाएगा और ये एम ई नीचे आ जाएगा। ये आ गया अपना आंसर। अपना जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? एम पी यानी मास ऑफ प्रोटॉन बटे एम ई यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब ये जहां कहीं भी आपको ऑप्शन दिख रहा है वही आंसर हो जाएगा। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान किस में ऊपर दे रखा है? बी ऑप्शन में। यही अपना राइट आंसर था। तो जिस भी विद्यार्थी से हो गया था, बहुत बढ़िया बात है। ये क्वेश्चन इतना लंबा है नहीं, ये तो मैंने आपको समझाया है, एक एक स्टेप और एक एक क्रिस्टल क्लियर किया है आपका कॉन्सेप्ट। आप ताकि आगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो कर पाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन मात्र और मात्र 2 मिनट का भी नहीं है। आप जो है इसे 10 से 20 सेकंड के अंदर भी सॉल्व कर सकते थे। जिसको एफ बराबर एम में पता है, क्यू ई बराबर ये बराबर करता, ए की वैल्यू आती और क्यू ई सेम चलता, काट देता एम पी अपॉन एम ए, क्योंकि इनवर्स चल रहे थे, डायरेक्ट आंसर आ जाता। समझ में आई बात? तो ऐसे क्वेश्चन आपसे अगर पूछे जाए तो आप कर पाएंगे। ठीक है। अब मुझे उम्मीद है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं आगे एक और क्वेश्चन देने जा रहा हूं आपको। अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलो, करें आगे की तरफ। चलिए, तो अब आप क्वेश्चन लिखिएगा कि दो समान प्रकृति के आवेश, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखिएगा, ये भी आया होगा क्वेश्चन है। दो समान प्रकृति के आवेश, दो समान प्रकृति के यानी दोनों या तो पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव, क्लियर? दोनों धनात्मक या ऋणात्मक। समान प्रकृति का मतलब दो समान प्रकृति के आवेश क्यू एक दूसरे से एक दूसरे से आर दूरी पर रखे हैं। कहां पर रखे हुए हैं? आर दूरी पर रखे हुए हैं। इनके मध्य इनके मध्य दूरी पर मध्य दूरी पर स्थित स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। तो क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए कि दो समान प्रकृति के यानी सेम नेचर के, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, ऋणात्मक या धनात्मक, एक दूसरे से कैपिटल आर दूरी पर यानी बड़ा आर दूरी पर रखे हुए हैं। इनके मध्य दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? और ऑप्शन ए आपको दिया जा रहा है के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ऑप्शन बी है 0। ऑप्शन सी है के क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 आर स्क्वायर।
और ऑप्शन डी है के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। ये आपके पास में ऑप्शन है और ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, कि दो समान प्रकृति के आवेश हैं, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। अगर इनका मध्य बिंदु जो है वहां पर कोई एक बिंदु है, तो उस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, आपको ये ज्ञात करके बताना है। जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, फटाफट जल्दी करिएगा, है ना। मैं भी देख लेता हूँ एक बार क्या चल रहा है, सही रिकॉर्डिंग वगैरह कोई दिक्कत तो नहीं है, आवाज वगैरह सब कुछ सही है और रिकॉर्डिंग भी प्रॉपर हो रही है। कोई प्रॉब्लम आए तो आप बता दिया करें, है ना। अगर बाई चांस कभी कुछ दिक्कत आ रही हो साउंड वाउंड में, कभी मशीन है भाई, हो सकता है ना, पता नहीं चले। चलो क्वेश्चन सॉल्व करता हूं मैं, देखिएगा। दो समान प्रकृति के आवेश है। क्या है? दो समान प्रकृति के आवेश है। तो मैंने एक लाइन बना ली मान लो, और ये लाइन की लंबाई कितनी है? आर है। ठीक है, तो आर दूरी पर दो समान प्रकृति के, दोनों को मैंने मान लिया धनात्मक प्रकृति के हैं। आप आपकी इच्छा अनुसार ऋणात्मक प्रकृति का भी मानेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धनात्मक मानो ऋणात्मक मानो, आपकी इच्छा, है ना। मैं धनात्मक मान रहा हूं, तो ये धनात्मक आवेश, ये भी धनात्मक आवेश। क्लियर? और इसका मध्य बिंदु मान लीजिए ये रहा पी बिंदु, जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहां पर। क्लियर? अगर ये इलेक्ट्रिक बिंदु फील्ड जो है जिस पी बिंदु पर निकालना है वो मध्य बिंदु पर है, तो ये टोटल आर है लंबाई, तो ये आधी करेंगे तो कितनी आएगी? तो ये आपके पास में आ जाएगी r/2, और ये भी r/2 आ जाएगी। क्लियर भाई? आधी आधी हो जाएगी ना दूरी। तो देखो, इस Q बिंदु की इस R से दूरी r/2, और इस P बिंदु की इससे दूरी r/2। ठीक है, तो अब दूरी आ चुकी है इस P, जो जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस P बिंदु पर, वो। क्लियर? आवेश आ चुका है। आप सभी लोग ये बात जानते हैं, मैंने लिखवाया था, पॉजिटिव आवेश यानी धनात्मक आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होता है वो अपने से दूर की तरफ होता है। क्या होता है? दूर की तरफ होता है। और ऋणात्मक आवेश की वजह से अपनी ओर होता है। यहां पर दोनों धनात्मक आवेश है, तो धनात्मक आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा? दूर की तरफ होगा। तो इस वाले प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, यानी इस दिशा में होगा। क्लियर? और इस वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यूं होगा, यानी ये इधर भगाएगा। ठीक है, एक इधर भगाएगा, दूसरा इधर भगाएगा। अब मात्रा निकालते हैं। तो मान लो ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए बिंदु की वजह से कितना होगा? ई ए कितना हो जाएगा? तो आपको पता है ए बिंदु की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा के, आवेश कितना है? क्यू, तो क्यू स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर, यानी कि ये और ये r/2, तो r/2 का स्क्वायर। ये आ गया इस वाले बिंदु की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस डायरेक्शन में होगा, इस तरफ। ठीक है, और अब बी बिंदु की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी बिंदु, यानी इसकी वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से, वो हो जाएगा के क्यू का क्यू ही आएगा, क्योंकि यहां पर भी क्यू ही है, दोनों समान आवृत्ति के थे और दोनों समान चार्ज थे, इसलिए तो दोनों की प्रकृति सेम, दोनों आवेश सेम। तो के क्यू स्क्वायर, और यहां पर भी दूरी कितनी है? r/2, तो r/2 का स्क्वायर। ई बी और ई ए दोनों की वैल्यू सेम है। मैं यहां बना रहा हूं बड़ा सा डायग्राम। ये पी बिंदु है, और इस पी बिंदु पर ऐसे एक विद्युत क्षेत्र लग रहा है जो है ई ए, और इसका मान है के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, और ये 4 आएगा, वो ऊपर आ गया। और एक इस तरफ लग रहा है ई बी। ठीक है, और इसका भी मान कितना है? तो 4 के क्यू स्क्वायर/r स्क्वायर। अब ई बी और ई ए समान है। अब मैं यहां खड़ा हूं, 10 न्यूटन इधर मेरे बल लग रहा है, 10 न्यूटन ही बल इधर लग रहा है।
अब दोनों ही तरफ अगर 10-10 न्यूटन बल लग रहा है तो क्या मैं हिलूंगा? नहीं हिलूंगा, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि मेरे तरफ दोनों ही तरफ इधर और इधर की बात करूं तो बल समान लग रहा है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र समान लग रहा है। अब दोनों ही तरफ अपोजिट डायरेक्शन में होते हुए भी समान मात्रा है, तो इसका मतलब इस P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P 0 हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे? या तो इसमें से इसको माइनस करेंगे या इसमें से इसको माइनस करेंगे। अब दोनों जब समान है, जैसे कि दो दो अगर होता ये संख्या मान लो, तो दो में से दो जीरो ही जाता। वैसे ही यहाँ पर क्या है, 4k² अपॉन आर स्क्वायर, 4k² अपॉन आर स्क्वायर, दोनों समान है, माइनस कर दिया, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये मिक्स नहीं हो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूं। चलिए, अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो, यानी ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे। बी फॉर बॉम्बे, अपना आंसर बॉम्बे। क्लियर? चलो, मजा आ गया, समझ में आ गया। ये एक देखो, अब ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन जब आएंगे, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो इजीली क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है आपके, है ना? और करना है क्वेश्चन? करवाता हूं, है ना, करवाता हूं, टेंशन मत लो। आ गया, बढ़िया सा अच्छा क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं एक और, छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज होगा नया वाला, और आपको नई चीज सीखने को मिलेगी, है ना? चलो, अच्छा, पशु परिचर की बात कर रहा है भाई। पशु परिचर की जो भर्ती है ना, वो बिल्कुल भी रद्द नहीं हुई है, टेंशन मत लो, केवल स्थगित की गई है। स्थगित करने का मतलब ये है कि अभी नहीं होगी, थोड़े टाइम बाद में हो जाएगी। जैसे ईएमआरएस लैब अटेंडेंट वगैरह की जो है भर्ती स्थगित हुई थी, स्टे लग गया था हाईकोर्ट की वजह से, फिर उसको अब जो है सॉल्व आउट कर दिया, फॉर्म वापस स्टार्ट हो गए। ऐसे ही ईएम जो अपने पशु परिचर है, इसकी भी भर्ती अभी सुचारू रूप से ही जारी रहेगी। आप आराम से अपनी तैयारी पर फोकस करें, है ना? भर्ती तो आ जाएगी, टेंशन मत लो। क्लियर? अब नोटिफिकेशन आ चुका है तो ये फिक्स है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे होगी, 1-2 महीने, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप सभी। और अगला क्वेश्चन है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि किसी, रेड पेन है, किसी इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर, भार के बराबर विद्युत, बराबर विद्युत बल लगाने, बल लगाने के लिए, के लिए विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो देखिएगा, आज का क्या क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर उसके भार के बराबर हमें जो है क्या लगाना है, विद्युत बल लगाना है, तो उसके बराबर विद्युत बल लगाने के लिए हमें कितना विद्युत क्षेत्र चाहिए होगा, यानी विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। ठीक है, करना है इसको सॉल्व, फटाफट करना शुरू कर दो। भार का मतलब क्या होता है, जिसको ये पता होगा सॉल्व कर लेगा। ऑप्शन ए दे रहा हूं, 5 न्यूटन पर कूलम। ऑप्शन बी दे रहा हूं, 5 × 10⁻⁻11 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और ऑप्शन सी है आप लोगों के लिए 5.68 × 10⁻⁻11 न्यूटन पर कूलम। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस नॉट। करिए इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व। हमें क्या करना है, तो हमें जस्ट जो है ये पता लगाना है कि कोई अपना एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, अपना एक इलेक्ट्रॉन है, और उस इलेक्ट्रॉन का जो भार होगा
उसके भार के बराबर ही अपन ने विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है विद्युत बल लगाया है। तो अपने को ये बताना है कि इतना अगर अपन ने बल लगाया है तो उसके लिए अपन ने विद्युत क्षेत्र कितना लगाया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाया होगा। चलिए तो आप सभी लोग करिएगा, है ना। मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करना, फिर आंसर मैच करना, देखिएगा। और अगर आप लोगों को लाइव क्लास चाहिए हो कि हाँ सर लाइव क्लास शुरू कर दो, है ना, तो मजा आएगा। तो लाइव क्लास भी शुरू कर सकते हैं अपन, बस आप लोग डिमांड करिएगा, है ना। अगर लाइव क्लास में आप सभी लोग जुड़ेंगे, 10-15 बच्चे भी होंगे तो अपने काम चल जाएगा। अपने को ज्यादा कोई हजारों 50 लाखों बच्चे नहीं जोड़ने, 10-5 बच्चे भी होना, तो क्या है कि जो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो बता सके, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, इंटरेस्टिंग क्लास बनेगी। बताइएगा, है ना। देखो, किसी इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल लगाया जा रहा है। पहले तो हमें यह पता है कि F बराबर होता है QE, पहली चीज। और दूसरी चीज हमें यह पता है कि किसी भी वस्तु का भार जो होता है, W जो होता है, वो बराबर होता है mg के। ठीक है, mg मतलब द्रव्यमान गुणा ग्रेविटी एक्सेलरेशन। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है ना, गुरुत्वीय त्वरण, वह, तो m इंटू जी। और आपको पता है कि द्रव्यमान गुणा त्वरण करने पर क्या आता है, बल आता है। इसका मतलब ये W और F यानी भार और बल एक ही चीज है। भाई भार और बल क्या हो गया, एक ही चीज है, क्योंकि बल बराबर भी होगा mg और भार बराबर भी है mg। इसका मतलब यहां पर भी F बराबर हो गया mg और ऊपर क्या है QE। तो हम ये कहेंगे कि QE बराबर है mg के, QE बराबर है mg के। और ये m किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि यहां बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की, इसलिए। अगर कोई वस्तु और होती तो उस वस्तु का द्रव्यमान आता। ठीक है, अब देखिए, विद्युत क्षेत्र अपने को निकालना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बराबर क्या हो जाएगा, mg बटे q, यही होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पहले ही बता रखा है। सबसे पहले जो दे रखा है वो लिखो, फिर जो ज्ञात करना है वो लिखो। फिर आप जो है, अगर फिजिक्स में फॉर्मूला कॉन्सेप्ट पढ़ करके गए हो तो आपको ऑटोमेटिक दिखेगा कि जो चीज ज्ञात करनी है और जो चीज दे रखी है उन दोनों में एक आधा संबंध होगा ही होगा। जैसे यहां देखो, W बराबर होता है mg और mg बराबर होता है F, और इधर F बराबर QE हमें पता है। और QE और mg बराबर हो जाए तो हमारा E निकल करके आ जाएगा। m हमें दे रखा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बोला है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें दे रखा है। ठीक है, पेपर में दे रखा होता है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर Q कितना होता है तो हमें सभी को पता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये किसको नहीं पता जो है। और हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना ही है, जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू सभी को पता है 9.8 होती है, लेकिन हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कितनी लेते हैं, 10 लेते हैं। बताइए। और ये W बराबर mg होता है, भार बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। इसी वजह से भार और द्रव्यमान दोनों अलग अलग है। हालांकि ये क्वेश्चन आपके नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रहना चाहिए, साइंस के विद्यार्थी हो तो, कि भार और द्रव्यमान में जो अंतर होता है वह कितने का अंतर होता है, तो जी गुना का। अगर हमने जी का गुणा द्रव्यमान से कर दिया तो भार निकल करके आएगा, और अगर हमने भार के अंदर जी का डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया, तो एम निकल कर आएगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन कई बार आया हुआ है अलग अलग एग्जाम में, इवन सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 36 किलोग्राम है, और अगर हम इसे चंद्रमा पर लेकर के जाए तो बताइए इसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर चेंज किसमें आ सकता है, केवल भार में परिवर्तन होता है, द्रव्यमान के अंदर कभी परिवर्तन नहीं होता। पृथ्वी पर अगर द्रव्यमान 36 किलोग्राम है तो वह द्रव्यमान पूरे के पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी जाए 36 किलोग्राम ही रहेगा। हाँ, अगर बात करें भार की, तो भार परिवर्तित
होता रहता है। ये ध्यान रखें, भार परिवर्तित होता है, द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि द्रव्यमान का गुणा जब जी से होता है तब भार निकलता है, और जी का जो मान है वह परिवर्तित होता रहता है। ये छोटी सी जानकारी इसलिए दी है कि हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 10वीं बेस आ जाए, या कोई जो है भाई आपके आगे भी किसी सेकंड ग्रेड वगैरह का एग्जाम दो तो वहां ये छोटा सा कॉन्सेप्ट काम आता है। भार और द्रव्यमान अलग अलग है। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई। देखो m इंटू जी है, तो m किसका आएगा? आपके इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। अगर याद रहता है तो मैं यहाँ लिख रहा हूं, इसलिए याद कर लेना कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। ये अपने न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में भी काम आएगा, इसलिए ठीक। नहीं याद रहता है तो टेंशन नहीं लेना, ऐसी वैल्यूज पेपर में दे रखी होती है पहले से। और बात करें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो पहले अभी जस्ट बताया 1.6 माइनस साइन के साथ में इंटू -19 कूलम, ठीक है। और आपको क्या याद होना चाहिए? जी का मान। जी का मान हमें पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्लियर? अब क्या करेंगे, इसको उठा करके इसमें पुट कर दो। तो देखो 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 एम इंटू जी, जी का मान 10 डिवाइड बाय क्यू, क्यू का मान है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये है, बस इसको पुट कर दिया। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 10 का गुणा कर दो। ये हो जाएगा 91 गुणा 10 की घात माइनस 31, और ये जब -19 ऊपर आ जाएगा तो गुणा हो जाएगा 10 की घात प्लस 19 से। ये चीज ध्यान रखना, ये कैलकुलेशन जो यहाँ बता रहा हूँ वो आगे भी काम आएगी। जब भी 10 की घात में नेगेटिव है और नीचे है, तो इसको जब आप ऊपर लेकर के जाओगे तो वो 10 की घात में घात वही रहेगी लेकिन पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर ऊपर पॉजिटिव है नीचे लेकर के आ रहे हो तो वह नेगेटिव हो जाती है, ठीक। और समान आधार है और घातें अलग अलग है तो जुड़ जाती है, जैसे कि यहाँ होगा अभी। और डिवाइड करेंगे 1.6 से। अब देखिए 91 का 91 इंटू 10 की घात माइनस 31 और 10 की घात प्लस का 19, तो -31 और +19, माइनस प्लस होता है माइनस, तो 10 की घात कितना आ जाएगा, तो 19 हटा दोगे तो 11 और एक 12 आ जाएगा, यानी -12 डिवाइड बाय 1.6 है। ये मैं इसको 16 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये जो इधर पॉइंट था उसको ऊपर भेज रहा हूँ, यानी ऊपर 10 आ जाएगा और एक। क्लियर? इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 91 इंटू 10 की घात -11 बटे 16। 16 का भाग दे दो 91 में, 16 पंजे 80 होता है, तो 5 बार तो जाएगा ही जाएगा। फिर बचेगा कितना? 11। एक पॉइंट लगा दो और जीरो लगा दो, 110 बच गया, ठीक है। और 16 पंजे 80, 16 चिंग 96, यानी 6 बार जाएगा, तो 5.6 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और फिर आगे अगर डिवाइड हो रहा हो तो और कर देना इनटू में, अदरवाइज 10 की घात -11 तो आएगा ही आएगा, और न्यूटन पर कूलम। तो जहां कहीं भी 5 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा हो वही आपका आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन देखो, ऐसे में फिर पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, डायरेक्ट देख लेने का। 5 पॉइंट कुछ आ रहा है तो पहले चेक कर लो ऑप्शन। पहला 5 कूलम, 5 न्यूटन पर कूलम है क्या ऑप्शन में? भाई ऑप्शन में तो 5 है, लेकिन अपने तो 5 पॉइंट में कुछ है, और 10 की घात -11 तो आना ही चाहिए, यानी ये गया। बी ऑप्शन है 5 इंटू 10 की घात, 5 एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, 5 के आगे भी पॉइंट आ रहा है, तो ये भी गया। सी ऑप्शन में 5.68 है, बिल्कुल। तो देखो 5.6 तक तो अपन चले ही गए थे, आगे और डिवाइड कर लो 8 भी आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्लियर है? तो इसका सी ऑप्शन ही आंसर है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो ये थे विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड अपने कुछ क्वेश्चन। अब जो है विद्युत क्षेत्र टॉपिक अपना जो क्वेश्चन वाला पोर्शन था विद्युत क्षेत्र का, केवल विद्युत क्षेत्र की फॉर्मूला कौन सा, E बराबर KQ/R² और F बराबर QE, उस पर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो अपन ने कर लिए हैं। अब मैं जब अगली क्लास लेकर के आऊंगा तो अगली क्लास के अंदर अपन इस विद्युत क्षेत्र से अगला जो अपना कॉन्सेप्ट है
उसको समझेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी इसी प्रकार से करेंगे। और लगभग जो है 7 से 8 वीडियो, ये छठी क्लास है अपनी, और कोशिश करूंगा मैं 2 से 3 क्लास और हो जाए और उसके अंदर फिर इस टॉपिक को अपन पूरा करेंगे समाप्त। और अगर आप लोगों को मजा आ रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और क्या याद रखेंगे कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।